आज के इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि हमारी पसंद नापसंद, जिसे हम टेस्ट भी कहते हैं, आखिर बनती कैसे है। क्या ये वाकई सिर्फ हमारी अपनी मर्जी होती है या फिर समाज, हमारी परवरिश, हमारी आर्थिक और सामाजिक हैसियत, ये सब मिलकर इसे गढ़ते हैं? बिल्कुल, ये सवाल बहुत गहरा और दिलचस्प है असल में। आज हम कुछ बुनियादी विचारों पर गौर करेंगे कि कैसे समाज की अलग अलग परतें, हमारी शिक्षा और हमारे अनुभव मिलकर हमारी पसंद को, हमारे टेस्ट को आकार देते हैं। और ये पसंद सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, बिल्कुल। बल्कि अक्सर हमें दूसरों से जोड़ती है या अलग भी कर देती है। हाँ, ये तो है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ खास तरह की कला, संगीत या साहित्य को सराहने की क्षमता कुछ खास लोगों में ज्यादा होती है। आमतौर पर वो लोग जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, कह सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रही हो या जिनकी शिक्षा बेहतर हो। ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई सीखा हुआ हुनर है? हाँ, बिल्कुल। इसे आप एक तरह की सांस्कृतिक पूंजी समझ सकते हैं। सांस्कृतिक पूंजी? हाँ, ये सिर्फ पैसा नहीं है। यह है कला, साहित्य, संगीत जैसी चीजों की समझ, उनकी जानकारी और उनको सराहने का एक सलीका। अच्छा। ये पूंजी अक्सर हमें बचपन में परिवार के माहौल से, मतलब अनजाने में ही मिल जाती है। अनजाने में? हाँ, और फिर स्कूल जाके और मजबूत हो जाती है। इसी वजह से एक झुकाव उन चीजों की तरफ हो जाता है जिन्हें समाज ऊंची या मान्य संस्कृति का हिस्सा मानता है। और ये झुकाव इतना नेचुरल, इतना स्वाभाविक लगता है कि हमें महसूस ही नहीं होता कि ये सीखा गया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग इस सांस्कृतिक पूंजी से थोड़े दूर हैं, उनकी पसंद और दिलचस्पी अलग तरह की होती होगी। काफी हद तक। हाँ। जहां ज्यादा पढ़े लिखे या तथाकथित ऊंचे तबके के लोग कला की बारीकियों पर, उसके बनाने वाले की सोच पर, जैसे फिल्म के डायरेक्टर की स्टाइल क्या है, इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ। वहीं आम लोग शायद मनोरंजन के ज्यादा सीधे और लोकप्रिय पहलुओं में रुचि रखते हैं। हाँ। जैसे कहानी क्या है, एक्टर्स कौन है, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। मतलब एक सर्वे का जिक्र मिलता है कि ऑफिस के कर्मचारी अक्सर ज्यादा एक्टर्स के नाम जानते हैं, जबकि ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी शायद डायरेक्टर्स के। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ जानकारी का फर्क नहीं है, ये दुनिया को देखने और चीजों को महत्व देने के नजरिए का भी फर्क दिखाता है। सही। आपने ऊंची संस्कृति की बात की, जैसे बड़े म्यूजियम या शास्त्रीय संगीत के कॉन्सर्ट या फिर ओपेरा हाउस। ये जगहें अक्सर आम लोगों को थोड़ी दूर की या कभी-कभी थोड़ी डराने वाली क्यों लगती हैं? उनमें वो अपनापन क्यों नहीं महसूस होता? हाँ, देखिए, इसकी एक बड़ी वजह है उनका औपचारिक, मतलब फॉर्मल और थोड़ा गंभीर माहौल। इन जगहों के नियम कायदे, उनकी सजावट, वहाँ इस्तेमाल होने वाली भाषा, यहाँ तक कि चुप रहने का जो सलीका होता है ना, हाँ हाँ। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आम लोगों को कई बार पराया लग सकता है। उन्हें लग सकता है कि यहाँ खुलकर हंसने बोलने की, अपनी सच्ची भावनाएं जाहिर करने की जगह नहीं है। अच्छा। जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, वो गंभीरता और अनुशासन शायद उन्हें थोड़ा बांधने वाला लगता है। तो शायद इसीलिए जो लोकप्रिय मनोरंजन है, जैसे सर्कस, मेले या कुछ तरह के खेल, वो ज्यादा लोगों को खींचते हैं, क्योंकि वहां माहौल बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल, एकदम सही। वो जगहें सीधे जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देती हैं। हाँ। वहाँ औपचारिकता कम होती है, नियम थोड़े ढीले होते हैं और मजा ज्यादा सीधा, शारीरिक और तुरंत मिलने वाला होता है। हंसी मजाक, शोर शराबा, भीड़ का हिस्सा बनकर सेलिब्रेट करने का माहौल होता है। ऐसी जगहों पर अक्सर जो स्थापित नियम हैं, जो गंभीर तरीके हैं, उनको मजाक में पलटने या चुनौती देने का भाव भी होता है। ये लोगों को एक तरह की आजादी का एहसास दिलाता है और अच्छा लगता है। ये बहुत दिलचस्प बात है। अब अगर हम सुंदरता या अच्छे टेस्ट की बात करें, तो क्या इसकी परिभाषा भी सबके लिए एक जैसी नहीं है? क्या ये भी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती है? हाँ, इसमें भी साफ फर्क नजर आता है। एक विचार है जिसे थोड़ा दार्शनिक अंदाज में कहा जाता है कि असली कला या सुंदरता वो है जिसे हम बिना किसी निजी फायदे या मतलब के, सिर्फ उसकी बनावट, उसकी फॉर्म के लिए सराहें। लेकिन आम लोगों का नजरिया अक्सर अलग होता है। उनके लिए कोई चीज सुंदर तब होती है जब वो किसी सुंदर चीज को दिखाती हो, जैसे कोई सुंदर नजारा। हाँ। या फिर कोई अच्छा नैतिक संदेश देती हो, जैसे देशभक्ति या मेहनत का महत्व। या फिर बस मन को भाने वाली हो, भावनाओं को छूती हो। वो चीज की उपयोगिता या उसके संदेश को उसकी सुंदरता से जोड़कर देखते हैं।
तो क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि टेस्ट या हमारी पसंद नापसंद भी समाज में अपनी हैसियत या ताकत दिखाने का एक जरिया बन जाती है? काफी हद तक ऐसा ही है। बिल्कुल। जो वर्ग समाज में प्रभावशाली होता है, अक्सर उसी की पसंद, उसी के टेस्ट को सही, ऊंचा या मान्य मान लिया जाता है। अच्छा। और फिर दूसरे वर्गों की पसंद को कई बार कमतर आंका जाता है, असंस्कृत, फूहड़ या वल्गर कहकर खारिज कर दिया जाता है। तो इस तरह से कला और संस्कृति का जो क्षेत्र है, वो भी एक तरह से सामाजिक संघर्ष का मैदान बन जाता है, जहां अलग अलग समूह अनजाने में ही सही अपनी पसंद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। ये टेस्ट या पसंद आखिर आती कहाँ से है? आपने कहा कि ये परिवार से मिलती है, पर ये प्रक्रिया होती कैसे है? क्या हम इसे सचेत रूप से सीखते हैं? नहीं, सचेत रूप से कम, अनजाने में ज्यादा सीखी जाती है, खासकर बचपन में, परिवार के माहौल में। समाजशास्त्री इसे हैबिटस कहते हैं। हैबिटस? हाँ, हैबिटस। ये हमारे अंदर गहरे बैठी आदतें हैं, सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के वो तरीके जो हमारे सामाजिक माहौल की देन है। ये स्कूल की किताबों वाली पढ़ाई से अलग है। अच्छा। ये हैबिटस हमें चीजों को एक खास नजरिए से देखना सिखाता है, और बचपन से मिली ये सांस्कृतिक पूंजी और हैबिटस, ये मिलकर एक तरह की सहजता, एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि हमें पता है कि क्या अच्छा है, क्या नहीं। तो अगर ये सब बचपन में ही तय हो जाता है एक तरह से, तो क्या स्कूल की पढ़ाई लिखाई का फिर कोई खास महत्व नहीं रह जाता इस टेस्ट को बनाने में? नहीं, महत्व तो है, पर उसका तरीका अलग है। स्कूल क्या करता है, वो ज्ञान को व्यवस्थित करता है, चीजों को क्लासिफाई करना, बांटना सिखाता है। जैसे ये क्लासिकल संगीत है, ये रोमांटिक, ये पॉप। हाँ। वो जानकारी देता है, विश्लेषण करना सिखाता है। लेकिन फिर भी जो समझ और सहजता परिवार के माहौल से अनजाने में मिलती है, उसे अक्सर ज्यादा असली या अंदरूनी माना जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान या स्कूल से सीखी चीजों को थोड़ा कम आंका जाता है, जैसे कि वो सिर्फ ऊपरी पॉलिश हो, वनीर हो, अंदर से ना आई हो। हाँ, ये बात समझ आती है। कभी कभी लोग सिर्फ चीजों पर ही नहीं, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके, बोलने के ढंग, मतलब मैनर या सलीके पर बहुत ध्यान देते हैं। इसका क्या मतलब है इस पूरी तस्वीर में? ये मैनर या सलीका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि संस्कृति किस तरह से सीखी गई है। क्या वो बचपन से खून में है, मतलब सहज रूप से मिली है, या बाद में मेहनत करके, कोशिश करके अपनाई गई है। अच्छा। जिनके पास ये सहज सलीका होता है, और ये अक्सर ऊंचे सामाजिक वर्ग में पैदा होने वालों के पास होता है, वो इसे अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं और दूसरों से खुद को अलग दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग बाहर से आकर इस वर्ग में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए ये सलीका सीखना मुश्किल होता है। उनकी कोशिश कई बार या तो नकल लगती है, या बनावटी और थोड़ी ज्यादा की भी ओवरडन लगती है। ये बात तो घर की सजावट या कपड़े पहनने के तरीके पर भी लागू होती होगी। क्या ये चीजें भी हमारी सामाजिक पहचान से इतनी गहराई से जुड़ी हैं? बिल्कुल। घर का फर्नीचर कहाँ से खरीदा गया है, किसी बड़े डिजाइनर स्टोर से, या पुरानी एंटीक चीजों की दुकान से, या फिर आम बाजार या कबाड़ी से, ये शायद हमारी शिक्षा के स्तर से भी ज्यादा हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि और जड़ों के बारे में बताता है। हाँ, ये तो है। पुरानी चीजें, विरासत में मिली वस्तुएं सिर्फ सामान नहीं होती, वो परिवार के इतिहास, उसके मूल्यों, उसकी निरंतरता को दर्शाती हैं। उनके बीच रहने से एक खास तरह का टेस्ट और अपनेपन का भाव विकसित होता है, जो शायद नई खरीदी चीजों से उतना नहीं मिलता। क्या ये पसंद नापसंद का दायरा हमारे शरीर तक भी पहुंचता है? मतलब क्या इसका असर हमारे शरीर या उससे जुड़ी आदतों पर भी दिखता है? हाँ, बहुत गहरा असर होता है। हमारा खान पान, यानी भोजन को देकर हमारा टेस्ट, ये सिर्फ स्वाद का मामला नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तय करता है कि हम अपने शरीर को कैसे देखते हैं और उसका क्या महत्व समझते हैं। क्या हमें शरीर की ताकत और मजबूती ज्यादा जरूरी लगती है, या उसका आकार, उसका दुबलापन? हम सस्ता, पेट भरने वाला और पौष्टिक खाना पसंद करते हैं, या फिर देखने में सुंदर, हल्का और कम वसा वाला? ये पसंद सिर्फ जबान के स्वाद की बात नहीं है, बल्कि शरीर के प्रति हमारे पूरे नजरिए को, हमारी सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। सही कहा। और समय के साथ ये वर्ग विशेष की शारीरिक बनावट में भी झलकने लगती है, जैसे मोटापा या दुबलापन। तो क्या खाने के तौर तरीकों में भी ऐसा ही फर्क देखने को मिलता है? बिल्कुल। आमतौर पर शारीरिक मेहनत करने वाले वर्ग के खाने में मात्रा पर, पौष्टिकता पर जोर होता है, और खाने का तरीका ज्यादा अनौपचारिक, खुलकर खाने पीने वाला हो सकता है। हाँ। वहीं ऊंचे सामाजिक आर्थिक वर्ग के खाने में ज्यादा औपचारिकता होती है, सलीका होता है, धीरे धीरे खाना, चीजों की गुणवत्ता और परोसने के ढंग
मतलब प्रेजेंटेशन पर ज्यादा जोर होता है। हम्म। वहां खाना सिर्फ पेट भरने की जरूरत नहीं रह जाता, बल्कि एक सामाजिक रस्म की तरह होता है, जिसमें शारीरिक जरूरत को थोड़ा दबाकर रूप और तरीके को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और कपड़ों में भी शायद ऐसा ही होता होगा। हाँ बिल्कुल, कपड़ों में भी यही फर्क दिखता है। एक तरफ मजबूती और उपयोगिता पर जोर होता है और दूसरी तरफ स्टाइल, दिखावे और ब्रांड पर। खेल कूद के बारे में क्या कहेंगे? क्या हमारी पसंद के खेल भी हमारी सामाजिक स्थिति के बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, ऐसा लगता तो है। कुछ खेल ज्यादा लोकप्रिय या मास अपील वाले माने जाते हैं, जैसे फुटबॉल, कुश्ती, कबड्डी। इनमें अक्सर शारीरिक बल, टीम भावना और कभी-कभी थोड़ी आक्रामकता की जरूरत होती है। जी। प्रभावशाली या ऊंचे वर्ग के लोग अक्सर इन खेलों से थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं, शायद इसलिए कि ये उन्हें आम लगते हैं या उनमें वो नफासत या सभ्यता नहीं दिखती जो वो अपनी जीवन शैली से जोड़ते हैं। तो फिर ये तथाकथित ऊंचे वर्ग किस तरह के खेल पसंद करते हैं? वे अक्सर ऐसे खेल चुनते हैं जो या तो महंगे हों, जिनमें व्यक्तिगत कौशल ज्यादा महत्वपूर्ण हो और जो सामाजिक रूप से ज्यादा विशिष्ट या एक्सक्लूसिव माने जाते हों, जैसे गोल्फ, सेलिंग यानी नौकायन, घुड़सवारी, टेनिस। ये खेल भी लोकप्रिय हो रहे हैं जिनमें आत्म अन्वेषण या व्यक्तिगत अनुभव पर जोर हो, जैसे योग, ध्यान या प्रकृति के करीब जाने का दावा हो, जैसे हाइकिंग, ट्रैकिंग। लेकिन अक्सर उनके लिए भी महंगे साजो सामान, खास जगहों पर जाना और विशेष जानकारी की जरूरत पड़ती है। मतलब खेलों के चुनाव में भी कहीं ना कहीं सामाजिक दूरी बनाए रखने और अपनी विशिष्ट पहचान जताने की कोशिश दिखती है। लेकिन समाज तो बदलता रहता है, नई तरह की नौकरियां आती हैं, शिक्षा ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। इन बदलावों का टेस्ट और सामाजिक पहचान पर क्या असर पड़ता है? क्या सब कुछ वैसा ही रहता है? नहीं नहीं, बदलावों का असर बहुत गहरा होता है। जैसे जैसे शिक्षा आम होती जाती है, सिर्फ डिग्री का होना उतना खास नहीं रह जाता, उसका मूल्य कह सकते हैं कि कम हो सकता है। हाँ। तब लोगों को अपनी सामाजिक हैसियत बनाए रखने या दिखाने के लिए नई रणनीतियां अपनानी पड़ती हैं। या तो वो ऐसी नई नौकरियां या पेशे बनाते हैं जहां उनकी पुरानी डिग्रियों या सामाजिक पूंजी जैसे कॉन्टैक्ट्स, पारिवारिक नाम, इनका महत्व बना रहे। अच्छा। या फिर वो पुरानी नौकरियों को ही ज्यादा प्रतिष्ठित, ज्यादा प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें नई शर्तें जोड़कर। सांस्कृतिक चीजों के उत्पादन में भी बदलाव आते हैं। मीडिया, विज्ञापन, कला बाजार, अकादमिक रिसर्च जैसी जगहों पर नए तरह के पेशेवर आते हैं। वो नई सोच और शैली लाते हैं और ये अक्सर बाजार और कभी-कभी राजनीति की मांगों से ज्यादा जुड़े होते हैं। और शिक्षा व्यवस्था, क्या वो इन बदलावों से अछूती रहती है? बिल्कुल नहीं। शिक्षा प्रणाली भी लगातार बदलती है और इस सामाजिक होड़ का हिस्सा बन जाती है। पहले शायद समाज के अलग-अलग वर्गों के लिए शिक्षा के रास्ते ज्यादा साफ तौर पर बटे हुए थे। अब ये बंटवारा ज्यादा छुपा हुआ, ज्यादा बारीक और लगातार चलने वाला हो गया है। जैसे बच्चों को धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण माने जाने वाले कोर्स या स्कूलों की तरफ धकेल देना, या ऐसी डिग्रियां देना जिनका बाजार में असल मूल्य कम हो। जिसे शिक्षा का लोकतांत्रिकरण या सबके लिए समान अवसर कहा जाता है ना, वो कई बार सिर्फ ऊपरी दिखावा हो सकता है। असल में प्रभावशाली वर्ग अपना दबदबा बनाए रखने के नए, ज्यादा सूक्ष्म तरीके ढूंढ लेते हैं, जैसे खास तरह के प्राइवेट स्कूल, विदेशी डिग्रियां या खास कोचिंग संस्थान। समझ गई। इस पूरी तस्वीर में मध्यम वर्ग कहाँ खड़ा है? खासकर वो लोग जो समाज में ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें पेटिट बुर्जुआ भी कहा जाता है, उनकी क्या स्थिति होती है? ये वर्ग अक्सर एक दिलचस्प स्थिति में होता है। उनमें सांस्कृतिक सद्भावना होती है। सांस्कृतिक सद्भावना? हाँ, मतलब बस संस्कृति, कला और ऊंची मानी जाने वाली चीजों का सम्मान करते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं। लेकिन अक्सर उनके पास उन्हें सही तरह से समझने, सराहने या अपनाने के लिए जरूरी सहजता, आत्मविश्वास या बचपन से मिली वो सांस्कृतिक पूंजी नहीं होती। अच्छा। इस वजह से उनसे कभी-कभी गलतियां हो जाती हैं। वो शायद किसी कम महत्व की चीज को बड़ी कला समझ बैठें या नकली को असली मान ले। समाजशास्त्री इसे एलोडॉक्सिया कहते हैं, यानी किसी चीज को गलत श्रेणी में रख के आंकना। एलोडॉक्सिया। उनमें ज्ञान पाने की, ऊपर उठने की गहरी इच्छा होती है, लेकिन साथ ही एक तरह की चिंता या असुरक्षा भी होती है कि कहीं वो गलती ना कर दें, कहीं वो गलत ना लगे। क्या ये लोग अक्सर बहुत नियम कायदों और नैतिकता पर जोर देते हैं? हाँ, अक्सर ऐसा देखा जाता है। उनकी नैतिकता बहुत सख्त, नियमबद्ध और कभी-कभी थोड़ी संकीर्ण भी हो सकती है। वो सीमित साधनों में रहते हुए भी व्यवस्था, सफाई, बचत और हर काम को सही तरीके से करने पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, मतलब वो संस्कृति, कला और ऊंची मानी जाने वाली चीजों का सम्मान करते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं।
लेकिन अक्सर उनके पास उन्हें सही तरह से समझने, सराहने या अपनाने के लिए ज़रूरी सहजता, आत्मविश्वास या बचपन से मिली वो सांस्कृतिक पूंजी नहीं होती। अच्छा। इस वजह से उनसे कभी-कभी गलतियां हो जाती हैं। वो शायद किसी कम महत्व की चीज़ को बड़ी कला समझ बैठें या नकली को असली मान ले। समाजशास्त्री इसे एलोडॉक्सिया कहते हैं, यानी किसी चीज़ को गलत श्रेणी में रख के आंकना। एलोडॉक्सिया। उनमें ज्ञान पाने की, ऊपर उठने की गहरी इच्छा होती है, लेकिन साथ ही एक तरह की चिंता या असुरक्षा भी होती है कि कहीं वो गलती न कर दें, कहीं वो गलत न लगें। क्या ये लोग अक्सर बहुत नियम कायदों और नैतिकता पर जोर देते हैं? हाँ, अक्सर ऐसा देखा जाता है। उनकी नैतिकता बहुत सख्त, नियमबद्ध और कभी-कभी थोड़ी संकीर्ण भी हो सकती है। वो सीमित साधनों में रहते हुए भी व्यवस्था, सफाई, बचत और हर काम को सही तरीके से करने पर बहुत जोर देते हैं। उनकी जीवन शैली, उनकी चिंताएं, उनकी ज़रूरतें अक्सर थोड़ी छोटी या सीमित लग सकती हैं। भविष्य की चिंता, चीज़ों को सहेज कर रखना, थोड़ा संकोच। वो अक्सर परिवार नियोजन अपनाते हैं, यानी कम बच्चे पैदा करने का रास्ता चुनते हैं, ताकि अपने सीमित साधनों को बच्चों की बेहतर शिक्षा और भविष्य पर लगा सकें और उन्हें सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने में मदद कर सकें। अब आते हैं मेहनतकश वर्ग पर। उनकी टेस्ट या पसंद के बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या ये सिर्फ उनकी आर्थिक मजबूरी का नतीजा है कि उनके पास और कोई चारा ही नहीं? एक स्तर पर देखें तो हाँ, आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये सिर्फ मजबूरी नहीं है। उनकी पसंदगी अक्सर ज़रूरत से तय होती है। ऐसी चीज़ें जो टिकाऊ हों, काम चलाऊ हों, पेट भरने वाली हों और सस्ती हों। उनमें चीज़ों को उनकी उपयोगिता, मतलब फंक्शनैलिटी के लिए देखने की प्रवृत्ति होती है, न कि सिर्फ सजावट या दिखावे यानी फॉर्म के लिए। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों और ख़ास मौक़ों की चीज़ों जैसे त्योहार या शादी के कपड़े या खाना, उनमें साफ फ़र्क रखा जाता है। हाँ। इसे आप ज़रूरत का टेस्ट कह सकते हैं। ये एक तरह से अपनी स्थिति की सीमाओं को स्वीकार करना है और उसी के अनुसार अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को ढाल लेना है, जो धीरे-धीरे उनकी आदत, उनका हैबिटस बन जाता है। लेकिन क्या इसका असर उनके आत्मविश्वास या व्यवहार पर भी पड़ता है? क्या वो खुद को सांस्कृतिक रूप से कमतर महसूस करते हैं? हाँ, अक्सर ऐसे हो सकता है। समाज में अपनी कमज़ोर स्थिति और ऊंची संस्कृति से दूरी के कारण उनमें कई बार सांस्कृतिक अयोग्यता या हीनता का भाव आ सकता है। वो शायद ऊंचे वर्ग की चीज़ों की सस्ती नकलें इस्तेमाल करें, जैसे नकली लेदर का जैकेट या किसी मशहूर पेंटिंग की सस्ती कॉपी, या फिर बड़े पैमाने पर बने मनोरंजन जैसे टीवी सीरियल, लोकप्रिय फिल्में, खेल देखना, इनमें ज़्यादा निष्क्रिय रूप से शामिल हों, बिना ज़्यादा आलोचनात्मक हुए। ये सब कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक अधीनता और संसाधनों की कमी को दर्शाता है। यहाँ तक कि उनकी राजनीतिक समझ भी अक्सर व्यक्तिगत अनुभव, भरोसे और सीधी-सादी नैतिकता पर आधारित होती है। ये नेता ईमानदार लगता है, वो पार्टी गरीबों के लिए सोचती है, न कि जटिल राजनीतिक सिद्धांतों या विश्लेषण पर। आपने राजनीति की बात की। क्या हमारी राजनीतिक राय भी हमारे टेस्ट और सामाजिक स्थिति से उतनी ही गहराई से जुड़ी हुई है? ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है। हुई है। और ये सिर्फ तर्क या सूचनाओं का खेल नहीं है। हमारे राजनीतिक विचार भी हमारे गहरे संस्कारों से, जिसे समाजशास्त्री एथोस कहते हैं, हमारी सामाजिक स्थिति से, हमारी आशाओं, हमारी असुरक्षाओं और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए से निकलते हैं। मोटे तौर पर एक पैटर्न देखा गया है कि जिनके पास आर्थिक पूंजी यानी धन दौलत ज्यादा होती है, उनका झुकाव अक्सर यथास्थिति बनाए रखने वाली या बाजार समर्थक राजनीति की तरफ ज्यादा होता है, जिसे आमतौर पर दक्षिणपंथी या राइट विंग कहा जाता है। वहीं जिनके पास सांस्कृतिक पूंजी ज्यादा होती है, जैसे उच्च शिक्षा वाले, कला साहित्य की गहरी समझ रखने वाले, बुद्धिजीवी, शिक्षक, कलाकार, उनका झुकाव व्यवस्था में बदलाव चाहने वाली या सामाजिक न्याय पर जोर देने वाली राजनीति की तरफ ज्यादा हो सकता है, जिसे वामपंथी या लेफ्ट विंग कहते हैं, भले ही उनकी अपनी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत ना हो। ये दिलचस्प है, यानी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध लेकिन आर्थिक रूप से शायद उतने मजबूत नहीं लोग, जैसे शिक्षक या कलाकार। हाँ। और दूसरी तरफ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे मजदूर, ये दोनों अलग अलग कारणों से मौजूदा व्यवस्था से असंतुष्ट हो सकते हैं और एक ही तरह की राजनीतिक विचारधारा की तरफ झुक सकते हैं। हाँ। इसे एक तरह की स्थितियों की समानता, होमोलॉजी ऑफ पोजिशंस कह सकते हैं। दोनों ही समूह समाज की मुख्य शक्ति संरचना में अलग अलग कारणों से थोड़े हाशिए पर या अधीनस्थ महसूस कर सकते हैं। एक शायद सांस्कृतिक दबदबे के लिहाज से,
दूसरा आर्थिक शोषण के लिहाज से। इसलिए वे मौजूदा व्यवस्था के आलोचक माने जाने वाले राजनीतिक दलों या विचारधाराओं का समर्थन कर सकते हैं। अच्छा। बेशक उनके ऐसा करने के कारण उनके अनुभव और उनकी मांगें बहुत अलग अलग होती हैं। यहां तक कि लोग कौन सा अखबार पढ़ते हैं, कोई लोकप्रिय मसालेदार अखबार या कोई गंभीर वैचारिक अखबार या फिर कोई आर्थिक समाचार पत्र, ये भी उनके राजनीतिक झुकाव और सामाजिक स्थिति का एक संकेत हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो ये टेस्ट आखिर है क्या? भला ये सिर्फ पसंद नापसंद से कहीं ज्यादा गहरी चीज लगती है। बिल्कुल। टेस्ट मूल रूप से चीजों में फर्क करने, उन्हें पहचानने और उन्हें आंकने की एक सीखी हुई लगभग सहज प्रवृत्ति है। ये हमारे चेतन मन से ज्यादा अवचेतन में काम करती है। ये समाज में हमारी जगह क्या है, इसका एक अंदरूनी एहसास है, सेंस ऑफ वंस प्लेस है, जो हमें लगातार बताता रहता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या उचित है, क्या हमारे लायक है, चाहे वो कपड़े हों, खाना हो, दोस्त हो, कला हो, भाषा हो या राजनीतिक विचार हो। हाँ। ये हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, बोलने के तरीके में, यानी हमारे शारीरिक हाव भाव में भी बस जाता है, जिसे बॉडी हैक्सिस कहा गया है, और अनजाने में ही हमारी सामाजिक हैसियत को दूसरों पर जाहिर करता है। और जैसा कि आपने पहले कहा, ये सिर्फ हमारी व्यक्तिगत पसंदगी का मामला नहीं है, बल्कि ये समाज में लगातार चलने वाली एक कश्मकश का हिस्सा है। हाँ, ये लगातार चलने वाले सामाजिक संघर्ष का हिस्सा है। हर व्यक्ति, हर समूह जाने अनजाने ये कोशिश करता है कि ये चीज़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या ऊंचा है, क्या नीचा, उसके पक्ष में हो। उसकी अपनी पसंद को, उसकी अपनी जीवन शैली को बेहतर या ज्यादा स्वाभाविक माना जाए। समाज में सीमाएं तय करना, जैसे उम्र के आधार पर भूमिकाएं बांटना या लिंग के आधार पर या वर्ग के आधार पर व्यवहार तय करना, ये भी इसी वर्गीकरण की लड़ाई का हिस्सा है। सुंदरता क्या है, कला किसे कहेंगे, कौन सी राजनीति सही है, इन सब का मूल्यांकन इसी सामाजिक वर्गीकरण के खेल से गहराई से जुड़ा है। अच्छा। और जो वर्ग समाज में प्रभावशाली होता है, वो अक्सर अपनी पसंद को स्वाभाविक, सार्वभौमिक या तर्कसंगत बताकर अपनी स्थिति को और मजबूत करने और उसे सही ठहराने की कोशिश करता है। ये एक अंतहीन प्रक्रिया है जो समाज के ताने बाने में बुनी हुई है। वाकई ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत इस पेचीदा सवाल पर कि कैसे हमारी पसंद नापसंद, हमारा टेस्ट समाज में हमारी जगह, हमारी पृष्ठभूमि और हमारी आकांक्षाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि ये मामला कितना व्यक्तिगत लगता है, पर असल में कितना सामाजिक है। हाँ, और ये विचार हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चुनाव करते हैं, चाहे वो पहनने के लिए कपड़े हों, सुनने के लिए संगीत हो या वोट देने के लिए कोई नेता, वो कितने सच में हमारे अपने हैं। हाँ। और कितने हमारे आसपास के सामाजिक ढांचे, हमारी वर्ग स्थिति और बचपन से सीखी गई आदतों की देन है। ये वाकई एक बहुत जटिल और आत्ममंथन करने लायक विषय है। उम्मीद है इस चर्चा से सुनने वालों को अपनी पसंद नापसंद और शायद दुनिया को देखने का एक नया चश्मा मिला होगा। क्या ये जानकारी और विश्लेषण उपयोगी लगा? क्या आप चाहेंगे कि हम भविष्य में इसी तरह के गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर और बातचीत करें? आपके विचार, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें ज़रूर बताएं कि हम इन चर्चाओं को और बेहतर और उपयोगी कैसे बना सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ।